बीकॉम फर्स्ट ईयर साल अव्वल के उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है। अब तक हम उर्दू में शामिल निसाब यूनिट 1 का अफसाने में से पहला अफसाना पढ़ रहे थे जिसका नाम है शतरंज की बाजी। इसके अफसाना निगार है मुंशी प्रेमचंद। हमने शतरंज की बाजी के पहले लेक्चर में उसकी तमीज़ तफसीलात पढ़े हैं। मुंशी प्रेमचंद का तारुफ भी पढ़ा है। पिछले 2 लेक्चर में हमारा इसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले देखिए हमने लखनऊ का जिक्र है, जहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह की ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी और वहाँ के लोगों का रहन सहन का जिक्र किया गया और उन पर तंज किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर शतरंज की बाजी, शतरंज खेल के बारे में यहाँ पर 2 किरदार यानी मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर साहब, इनके दोनों की शतरंज के खेल से शतरंज का बेइंतहा शौक इन्हें किस तरीके से मुसीबत में डालता है और उनके साथ साथ उनके जो अतराफ में रहने वाले लोग हैं उनका भी क्या हाल है, वो हमने बेहतर अंदाज में देखा है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस तरीके से तंज करते करते इनका जिक्र किया है। यहाँ तक कि बेगम साहिबा, जो मिर्ज़ा सज्जाद अली साहब की बेगम साहिबा, उनको इस शतरंज की वजह से जो तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया था आखिर लेक्चर में कि मिर्ज़ा सज्जाद अली साहब की बीवी के सर में दर्द है और वो मिर्ज़ा साहब को बुलावा भेजती है कि वो आए और हकीम साहब के पास दवा लेकर जाए, लेकिन वो वक्त लगाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाती है और वो मीर साहब की तरफ ही आने के लिए बढ़ती है। इसके आगे क्या हुआ ये देखते हैं। तो कहा गया है मिर्ज़ा साहब जब बात टाल मटोल करते हुए बेगम साहिबा के पास गए तो उसके आगे का इख्तिबास देखिए। कहते हैं कि मीर साहब ने फरमाया, अरे जाकर सुनिए, आइए, औरतें नाजुक मिजाज होती है। मिर्ज़ा, जी हाँ, क्यों ना चला जाओ, 2 कुश्तियों में आपकी मात होती है। अब दोनों की बहस चल रही है, मिर्ज़ा सज्जाद अली की और मीर साहब की। खादिमा आई बुलाने के लिए और वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो मीर साहब ने खुद क्या कहा है कि जाकर देखिए। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन अभी शतरंज के इसमें क्या हो रही है, आपकी 2 ही कुश्ती में आपकी मात होने वाली है। मीर साहब जी, इस भरोसे से ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे के धरे रह जाए और मात हो जाए। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामोखा जरा सी बात के लिए इनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा जी चाहता है इसी बात पर मात कर दूं। मीर साहब, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप पहले जाकर सुनाएं। मिर्ज़ा जी, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, दूर दर खाक नहीं, मुझे दख्त करने का हीला है। वो कह रहे हैं कि भाई तो हकीम साहब के पास जाना सर, यानी मगर वो जाने आने में बहुत वक्त चले जाएगा, जिसका क्या है, इनका कीमती वक्त है जो शतरंज के लिए बचा हुआ है और वो जाना नहीं चाहते। लेकिन बेगम साहिबा का फरमान है, इसलिए फिर कह रहे हैं कि ठीक है मीर साहब, कुछ भी हो इनकी खातिर करनी ही पड़ेगी। कह रहे हैं उन्होंने कि भाई बेगम है, उनकी खातिर करना ही है, ठीक है मैं जाता हूँ। मिर्ज़ा जी, अच्छा एक चाल और चलो, और वक्त लगा दे, ठीक है चलो एक चाल चल के चले जाना। मीर साहब, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन आएंगे मोहरों को हाथ ना लगाऊंगा। मीर साहब ने फौरन ये कहा कि भाई जाइए, किसी भी हालत में तुम जाकर पहले सुन के आ जाओ, फिर उसके बाद हम अगली बाजी खेलते हैं। मिर्ज़ा साहब,
मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारा है कि चाहे कोई मर भी जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। शतरंज है कि मेरी सौतन है, नोच कोई तुम जैसा नरमुहिया हो। यहाँ पर औरतों का गुस्सा, उनके जज्बात, उनके नफ्सियात को काफ़ी इसमें मुंशी प्रेमचंद ने उन्हीं के अंदाज में और ख़ासकर लखनवी तर्ज पर यहाँ बयान किया है कि बेगम साहिबा कह रही है कि भाई ये शतरंज इतना निगोड़ा है, यानी कुछ काम करने ही नहीं देता, कि दूसरा कुछ ये नहीं है और आपको किसी से यही नहीं है कि आपका कोई प्यारा मरता है या बीमार होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, शतरंज। मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं, क्या करूँ मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किलों से गला छुड़ाकर आया हूँ। देखिए इसे कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। खुद उठना दिल नहीं चाह रहे थे, मगर अब जब मीर साहब ने ज़बरदस्ती भेजा तो क्या कह रहे हैं कि वही लोग मुझे नहीं छोड़ रहे थे, यानी बहाने बनाकर काम चला रहे हैं। मिर्ज़ा हाँ बेगम, क्या जैसे खुद निखट्टू है वैसे ही दूसरों को समझते हैं। बेगम तो सीधी सी बात है, अपने इस पे नहीं होते हुए उनको तो पहले से ही बुरा समझती थी। जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है वही कह रहे हैं कि क्या है, क्या जैसे खुद निखट्टू है वैसे ही दूसरों को समझते हैं। इनके भी तो बाल बच्चे हैं कि सबका सफाया कर दिया। कह रहे हैं कि भाई उनके भी बाल बच्चे बीवी है, मगर फिर वो क्या मानते नहीं है, क्या उनको देखते नहीं, क्या वो खैर चल रही है उनकी मज़ेदार बातें। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि भाई बड़ा लकी आदमी है, जब आपका सर पर सवार हो जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है। ये देखिए, ये एक और बात अलग इस पे ये कि किस तरीके से इसमें कि अपना काम, अपना शौक़ पूरा करने के लिए दूसरे को बुरा बताकर अपने आप को क्या करना है, महफूज जगह रखना, ये एक तरीक़ा है जो यहाँ पर मिर्ज़ा साहब पूरे तरीक़े से इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्ज़ा बेगम कह रही है कि बड़ा धुतकार क्यों नहीं देते कुत्ते की तरह। देखिए कितना गुस्सा है, ये अल्फाज जो है वो क्या बता रहे हैं कि उनके बेगम साहिबा को कितना गुस्सा है। कह रहे हैं कि क्या धुतकार देते उसे कुत्ते की तरह, यानी ऐसा मिसाल कुत्ते की इसलिए दी जाती है कि सबसे ज़्यादा धुतकार अगर कोई जानवर है तो उसे कुत्ते से मिसाल दी जाती है। तो बस वही कह रहे हैं कि क्या है, बेगम कह रही है कि धुतकार क्यों नहीं देते कुत्ते की तरह। मिर्ज़ा साहब फौरन संभलते हुए, सुभान अल्लाह, बराबर के आदमी है, उम्र में रुतबे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे। देखिए मुलाहिजा करना ही पड़ता है। कह रहे हैं कि क्या हर तरीके से वो बराबर के आदमी है, वैसा धुतकार भी नहीं देते। क्यों? एक तो वजह क्या है, धुतकार दिए तो शतरंज साथ में खेलेगा कौन। दूसरा ये कि एक तरीक़ा होता है कि वो किसी मेहमान को इस तरीके से नहीं ये किया जाता। खैर तो बेगम कह रही कि ठीक है तुम नहीं धुतकार सकते ना, तो क्या कह रही है, देखिए तो मैं ही धुतकार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, कौड़ मेरी रोटियां चलाते हैं, रानी रूठेगी अपनी सुहाग लेगी, मामा से अब्बासी शतरंज उठा ला, मीर साहब से कह देना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाएं, अब फिर मुँह ना दिखाइएगा। बेगम एकदम गुस्से में आ गए, क्या करे कि भाई क्या है, ठीक है तुम नहीं दूध कर सकते, नहीं मैं दूध कर देती हूँ, और कौन सा क्या होने वाला है। नाराज हो जाएंगे तो कुछ अपना कुछ उनसे बंद पड़ा हुआ है, कोई चीज़ अपने ऐसा कारोबार या खाना पीने का उनसे थोड़ी रुका हुआ है, जाओ। और क्या कर रही है, फौरन अपने मुलाजिमा से अब्बासी जाओ, जाके क्या करो शतरंज उठा के ला ले, और मैं क्या है मीर साहब को बोल देगी भाई जाओ तुम उस पर उठा लाए, और कह रहे हैं कि अब फिर क्या कर, मुंह ना दिखाइएगा, अब मत दिखाओ, अब तुम चले जाओ, अब आओ मत दोबारा। मिर्जा साहब एकदम परेशान हो गए, उनके अलग कैफियत क्या हो रही देखिए मिर्जा साहब की, फौरन नहीं, हाय हाय ऐसा कहीं ऐसा गजब ना करना, क्या जलील कराओगी, ठहर अब्बासी कमबख्त कहाँ दौड़ी जाती है। फौरन मुलाजिम की तरफ भागते हुए पड़ रहे, अरे रुक 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 रुक, तू कहाँ जा रहे भाई, इस तरीके से तो क्या हो जाऊंगा मैं, जलील हो जाऊंगा कि घर पे आए वाले को मैं भगा रहा हूँ। वो एकदम घबरा गए, उसको और मुलाजिमा को रुका दिया। इस पे अब बेगम का रद्द-ए-अमल देखिए, इस पे क्या कह रहे बेगम जाने क्यों नहीं देते, मेरा ये खून पिए जो रोके, अच्छा इसे रोक लिया, मुझे रोक लो तो जानो। अब बेगम अपनी इसमें आ गए,
इस पर कि भाई ठीक है, उसको रुका दिया ना, रुका दे, ठीक है, देखते हैं कि मेरे को कैसा रुकाते आओ। ये कहकर बेगम साहिबा खुद झुल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली, खुद गुस्से में दीवान खाने की तरफ चली गई। मिर्जा जी का चेहरा फख हो गया। चेहरा फख हो जाना मतलब एकदम लाल हो जाना, एकदम घबरा गए, चेहरा परेशान हो गए कि भाई अब कुछ तो भी नया मसला होता और क्या बात होगी। हवाएं उड़ने लगी, हवाएं उड़ने लगनी, ये मुहावरा है, हवाएं उड़ने लगना। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है, परेशान हो जा रहा है एकदम इसमें। और ये हो रहा है कि वो चेहरे से समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। बेगम का ऐसा रूप देखकर फौरन क्या करे, बीवी की मिन्नतें करने लगी। अब फौरन रुका रहे हैं कि भाई मीर साहब कुछ भी मत कहो, जाकर मिन्नतें कर रहे हैं, मना रहे हैं, समझा रहे हैं। खुदा के लिए तुम्हें शहीद करबला की कसम, मेरी मैयत देखे जो उधर कदम रखे। अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेगम से रुकाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्त को जाकर ना कहे। क्यों? तो एक वजह तो ये भी है कि भाई जलील और रुसवाई होगी, और दूसरा ये कि सीधी सी बात है कि उनका शतरंज का जो खेल है वो बंद हो जाएगा। तो मिन्नतें कर रहे हैं, खस्में दे रहे हैं, और क्या करें कि अगर ज़्यादा ये हुआ तो मेरी मैयत देखे जो उधर कदम रखे, उसमें आ गए इस पे और कसम दे डाली। लेकिन बेगम साहिबा ने एक ना मानी। आज बेगम साहिबा का दिन था, दीवान खाने के दरवाजे तक गई, फर्स्ट चले हुए उस समय इसमें। फिर क्या हुआ, यकायक नामहरम के रूबरू बेनकाब जाते हुए पैर हो गए। देखिए यह तहजीब है, उसमें ऐशो इशरत है सब चीज़ इसमें, मगर एक अखलाक होता है, एक क्या है तहजीब होती है, एक अपने घर के, हर घर के क्या है एक अखलाकी अक़दार होते हैं। बस वही चीज़ लेकिन क्या हो गई ना, इनके मिर्जा सज्जाद अली साहब के बीवी भी क्या है उस समय तो सब ये हो गई, मगर आखिर में उसको पैर वहाँ पर रुक गए। क्यों? तो पता है कि नाम मुहर्रम के सामने जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। एकदम वहाँ पे पैर रुक गए। वहीं से अंदर की तरफ झांका, अंदर झांके, उसने इत्तेफाक से कमरा खाली था, कमरे में कोई नहीं था। मेरे साहब ने हस्बे ज़रूरत 2-4 मोहरे तब्दील कर दिए थे और इस वक्त अपनी सफाई जताने के लिए बाहर चबूतरे पर चहलकदमी कर रहे थे। ये देखिए हर एक का अपना अपना एक मकसद है। इन्हों इधर गए मिर्जा साहब, अंदर बेगम से बुला रहे हैं इसमें, और इन्हों इधर क्या करें, मीर साहब ने मोहरे बदल दिए, यानी अपनी चाल देखे कि वे हार रहे, बदल दिए, मौका अच्छा है, उसमें उन्होंने चीटिंग नकल कर ली। लेकिन अब वो जिताने के लिए मैं कुछ भी नहीं करा, बाहर जाके खड़े थे, बेगम को मौका मिल गया और वो फौरन क्या है दीवान खाने में दाखिल हो गई और बेगम साहिबा को मुंह मांगी मुराद मिली। उनको एकदम ये होगा कि अरे मौका अच्छा है, ना महरम आदमी भी नहीं है अंदर और अपने को जो करना है कर सकते हैं। अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, लिए शतरंज फेंक दिए, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंके, कुछ बाहर फेंक दिए, तब दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे के बाहर उठा के फेंक दिए, कुछ कैद इधर कुछ इधर। अब उनको ये चीज समझ में आ गई, अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे कुछ बाहर, तब दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, फिर चूड़ियों की झनकार सुनी तो समझ गए कि बेगम साहबा बिगड़ गई है, चुपके से घर की राह ली। वो भी समझदार थे, तहजीब से लगे हुए थे, तो वो क्या है समझ गए कि अब अपनी खैर नहीं है, इसलिए खामोशी से बाहर का बाहर वो चले गए। अब देखिए फिर क्या हुआ इसमें, मिर्जा साहब ने बेगम साहिबा से कहा तुमने गजब कर दिया बेगम, अब मुआ इधर आए तो खड़े खड़े निकाल दूं, घर नहीं चकला समझ लिया है। इतनी लो अगर खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप लोग शतरंज खेले, मैं यहाँ चूल्हे चक्की में सर खपाऊं, लौंडी समझ रखा है। जाते हुए हकीम साहब के यहाँ अब भी तामुल है। अब बेगम साहिबा मूड बदल रही है और अपनी तरफ आ रही है कि भाई अब इतना काम करते हैं, सब हम करते बढ़ेंगे, क्या मैं नौकरानी हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ शतरंज ही खेलेंगे इस पे, बस दिन भर वही काम चालू है। तो चकला समझ लीजिए, चकला यानी जिस्म फरोशी का लेकिन अड्डा जो होता है उसे कहते हैं। तो वो समझ रहे हैं क्या इस पे, और बोल रहे हैं अगर इतनी सुबह से शाम तक अगर इतना अगर लो अगर खुदा से लगाते तो कह रहे हैं कि यकीनन क्या हो जाते, वली हो जाते। फिर कह रहे हैं कि क्या आप भी आपको जाने में तामुल है, तामुल माने
कुछ परेशानी दिक्कत है हकीम साहब। मिर्जा जी घर से निकले तो हकीम साहब के यहाँ के बदले मीर साहब के घर पहुंचे। माजरत आमेज लहजे में बादलपुर दर्द सा माजरा कह सुनाया। घर जाके उनके क्या करें, अपने दोस्त के पास गए मीर साहब के घर पर और बोले कि भाई माजरत करता हूँ, इस तरीके से जो भी हो सकता था अपने अंदाज में उन्हें मनाया और क्या है उनको पूरी बात कही थी कि ऐसा ऐसा मसला था। मीर साहब हंसकर बोले, इतना तो मैं इसी वक्त समझ गया था जब सर दर्द का पैगाम मामा लाई थी कि आज आसार अच्छे नहीं है, मगर बड़ी गुस्सावर मालूम होती है। उफ, इतनी तंगनत, आपने इन्हें बहुत सर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं है। इन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर का क्या करते हैं, खानादारी का इंतज़ाम करना इनका काम है, मर्दों की बातों में दखल देने की इन्हें क्या मजा है। मेरे यहाँ देखिए कभी कोई चू भी नहीं करता। देखिए ये एक ड्रॉप है, एक क्या है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने मीर साहब के अल्फाज से यहाँ उस ज़माने के और ख़ासकर कुछ लोग मर्द जो होते हैं, कुछ लोग इस तरीके से अपने आप के अपनी कमजोरियाँ छुपाने के लिए औरतों को पर कुछ ना कुछ इस तरीके के तोहमत लगा देते हैं और अपने आप को मर्द कहला कर बड़ा कह करके क्या करते हैं, इस तरीके से अपने घर में खुद का खराबा करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करें, सबसे पहले तो भाई दोस्त को मना लिया, ठीक है मैं समझ गया, जब भी समझ गया कि भाई जब बेगम साहिबा ने क्या किया है मोहरे फेंके थे, मैं समझ गया कि भाई आज बराबर हालात नहीं है। लेकिन फिर क्या कर रहे फौरन इन पर वार क्या है कि तुमने बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इनको किससे क्या मतलब है, औरतों को मर्दों के कामों में दखल देना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और कह रहे हैं कि क्या है मेरे पास ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ कभी कभार अगर होती है तो वहाँ पर कुछ अगर चीज़ें ऐसी होती भी है जो गलत हो तो वहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब वही गलतियाँ या वही बातें जो रोज़ रोज़ अगर होने लग जाए तो वो नज़रअंदाज नहीं होती, बल्कि वो पलट कर आप पर वार करती है और उसी वक्त पता चलता है कि कौन कितना बेहतर है। वरना तो मुंह पर कोई भी बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छी तारीफ कुछ वक्तों के लिए कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि इंसान की जो पहचान होती है वो सफ़र में होती है, क्यों तो वहाँ पर बहुत सारी बातों से एक दूसरे का वास्ता होता है। तो खैर उन्होंने लेकिन क्या करे, मिर्ज़ा साहब को ज़रा बड़ा ये करा दिया और बीवी की बुरास कराकर बात बढ़ा दिए। अब मिर्ज़ा साहब ने खैर अब ये बताइए अब कहाँ जमाओ होगा। अब मिर्ज़ा बोले ठीक है भाई सब होगा, जाओ गया तो गया तुल्य में, बाकी के अपना जो खेल है शतरंज का अब वो कहाँ जमा होगा। तो क्या कह रहे हैं देखिए मिर्ज़ा, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा है बस यही जमेगी। अब बाजी ये घर से ये घर पे आ गई है, अब क्या हो रहा है मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, जब घर पे बैठा रहता था तब तो इतनी खफगी थी, घर से चला हूँ तो शायद जिंदा ना छोड़े। देखिए बेगम को इतना डर भी है मगर उसके साथ साथ शौक भी है। तो बोल रहे हैं कि अगर पहले जितने देर बैठता था तो नाराज हो जाती थी, अब तो घर पे ही नहीं रहूँगा तो पता नहीं जिंदा छोड़ेगी या नहीं। मेरे साथ करें अजीब बकनी दीजिए, 2-4 दिन में खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। हाँ आप भी ज़रा तन जाइए। क्या कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब को थोड़ा हिम्मत दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्या है, खैर जो भी है हो गया उसको जाने दीजिए। इसमें अब हमारे मेरे घर पर क्या करेंगे, अपन शतरंज की बाजियाँ खेलेंगे और क्या है बेगम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मजबूत हो जाओ, 2-4 दिन बातें करेंगी फिर खामोश हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या हो। मीर साहब की बेगम साहिबा किसी वजह से मीर साहब के घर से गायब रहना ही पसंद करती थी, इसलिए वो इनके मशगले तफरी का मतलब गिला ना करती थी, बल्कि कभी कभी इन्हें जाने में देर हो जाती या कुछ असाते तो सब दोबा मस्तान या दो हिंदान के मुजदाक इन्हें आगाह कर दिया करती थी। इन वजह से मीर साहब को गुमान हो गया था कि मेरी बेगम साहिबा निहायत खलीक, मुतहम्मिल मिजाज और इफ़्फ़त कैश है। लेकिन जब इनके दीवान खाने में बिसात बिछने लगी
اور میر صاحب کی دائمی موجودگی سے بیگم صاحبہ کی آزادی میں حرج پیدا ہونے لگا تو انہیں بڑی تشویش دامنگیر ہوئی۔ دن کے دن دروازہ جھانکنے کو ترس جاتی تھی، سوچنے لگی کیوں یہ بلا سر سے ٹلے۔ دیکھیے اب یہاں پر دوسرا طریقہ بتا رہا ہے کہ دوسری کیا بات ہے۔ بیگم صاحبہ میر صاحب کی خوش ہے، کیوں؟ تو بیگم میر صاحب کیا ہوئے ہیں، کس کے گھر چلے جاتے تھے؟ مرزا سجاد علی صاحب کے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیگم کیا ہے، خوش ہے۔ اور میر صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ارے واہ 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 کتنی میرے مزاج والے ہے اور کتنا میرا خیال کرتے ہیں اور میرے بارے میں ایک دم بے فکر ہے۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیگم صاحبہ ان کو گھر سے جانے کے لیے کیوں کہتی تھی، کیونکہ ان کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اگر وہ چلے گئے گھر سے باہر تو بیگم آزاد جو چاہے وہ کرے اس میں، تو وہ اس کے واسطے خوش تھی۔ لیکن جب ان کے گھر پر ہی مجلس بیٹھنے لگی تو یہاں سے میاں بیوی کی جو باتیں ہیں، جو حالات ہیں، وہ کس طریقے سے شروع ہوا تو کہہ رہی ہے کہ پہلے شروع میں تو لگا کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑے دن کچھ وقت ہوگا، لیکن جب پورا دن بھر یہاں پر رہنے لگے بیگم کی آزادی پہ کیا ہونے لگا کہ یہاں پر آزادی پر رکاوٹ آنے لگی تو بیگم بھی کیا ہونا شروع ہو گئی، ناراض ہونا شروع ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں پھر ادھر نوکروں میں یہ کہنا پوسی ہونے لگی کہ اب تک دن بھر پڑے پڑے خراٹے لیتے تھے، گھر میں کوئی آئے کوئی جائے ان سے مطلب تھا نہ سروں کا، مشکل سے 2-4 دفعہ بازار جانا پڑتا، اب 8 پیر کی دھونس ہو گئی، کبھی پان لگانے کا حکم ہوتا، کبھی پانی لانے کا، کبھی برف لانے کا، کبھی تمباکو بھرنے کا، حقہ تو کسی دل جلے عاشق کی طرح ہر دم گرم رہتا تھا۔ سب جا کر بیگم صاحبہ سے کہتے حضور میاں کا شطرنج تو ہمارے جی کا جنجال ہو گیا، دن بھر دوڑتے دوڑتے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ بھی کوئی کھیل ہے، صبح کو بیٹھے تو شام کر دی، گھڑی 2 گھڑی کھیل لیا تو چھٹی ہوئی، اور پھر حضور تو جانتی ہی ہے کہ کتنا منحوس کھیل ہے، جسے اس کی چاٹ پڑ جاتی ہے کبھی نہیں پنپتا، گھر پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے، یہاں تک کہ پیچھے محلے کے محلے تباہ ہوتے دیکھے گئے ہیں، محلے والے ہر دم ہمیں لوگوں کو ٹوکا کرتے ہیں، شرم سے گڑ جانا پڑتا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی مجھے تو یہ کھیل خود ایک آنکھ نہیں بھاتا، پر کیا کروں میرا کیا بس ہے۔ دیکھیے اس پیراگراف میں ابھی بیگم صاحبہ کا حالات ان کی آزادی پر کیا ہو چکی ہے، یہاں پر اس پہ رکاوٹ آ چکی ہے۔ اب ہاں وہ میر صاحب کے گھر کے نوکروں کا کیا ہے، ابھی تک گھر پہ میر صاحب نہیں تھے تو نوکروں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنا کام کرتے خاموش ہو جاتے، لیکن اب جب مجلس یہ دونوں کی سجنے لگی تو کہہ رہے ہیں کہ نوکروں کا دن بھر کام چالو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی برف لائیے، کبھی کہتے ہیں پانی لائیے، کبھی کہتے ہیں کہ حقہ لائیے، حقے کا یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ کسی دل جلے عاشق کی طرح ہر دم گرم رہتا تھا، یعنی کبھی اس کو وقت کی فرصت ہی نہیں، رکھ کے جاتے ہی نہیں تھے کہ تو وہیں باز بٹے اور حقہ چالو، تو کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو وہی کام چالو ہے، جس کی وجہ سے ان کے نوکر بھی کیا ہے بہت پریشان ہے، اور وہ کیا کرتے ایک بار جا کر بیگم صاحبہ سے شکایت کرتے کہ بیگم صاحبہ، اور ان کو ڈراتے بھی ہے، ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ کیا ہے مختلف طریقوں سے، عورتیں کیا ہوتی ہے تھوڑی اس پر کچھ پرانی باتوں پر جو اندھی عقیدتیں ہوتی ہے اس پر کیا ہے تھوڑا ڈر جاتی ہے، تو بیگم صاحبہ کے پاس نوکر جا کر ڈرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ بہت منحوس کھیل ہے، جس گھر میں جاتا ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ کھیل کیا کرتا ہے کچھ نہ کچھ آفت گھروں پر ضرور لاتا ہے، اس لیے کیا کیجئے تم اس کھیل کو رکائیے، باہر کے لوگ بھی ہمیں کیا کر رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں یا ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے حالات ہے، مگر ہمیں شرم سے خاموش ہو جانا پڑتا ہے۔ جب وہ بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں تو بیگم بھی بہت زیادہ اس کھیل سے ناراض ہے، تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں۔ تو خیر یہاں پر اس طریقے سے ان کی محفل تو یہاں سج چکی ہے میر صاحب کے گھر پہ، لیکن اب یہاں کے بھی حالات کیا ہو رہے ہیں، یہاں کے بھی ان کے گھر کے حالات
खराब हो रहे हैं। बेगम साहिबा से लेकर वहाँ के नौकर चाकर भी इनके इस खेल से परेशान है। तो खैर और आगे आगे हम देखते हैं कि और मुंशी प्रेमचंद ने किस तरीके से शतरंज की बाजी कर और कौन कौन से नुकसानात यहाँ पर बताए हैं। ये देखने इंशाअल्लाह हम क्या करते हैं, अगले लेक्चर में इस अफसाने को हम कंप्लीट इख्तिताम पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।